everyone, welcome you all to Avian IAS Academy. I'm your faculty for management and commerce, and as we all know, we are starting and doing our statistics series. होप यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियोस जिसमें कि हमने बहुत एक्सक्लूसिवली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में, जो कि हमारी डेट इज़ ऑलरेडी आउट, अक्टूबर में है, उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो हमने क्या क्या कवर किया अब तक, एक बार वो देख लेते हैं। एंड ऑल्सो कमिंग टू द टॉपिक जो कि आज की वीडियो का विषय है। अब तक हमने कवर किया है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में एंड पोजीशनल वैल्यूज में हमने देखा है कि हमारा अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है। ऑल्सो इस साइड हमने देखा है कि हमारा मीडियन, मोड एंड ऑल्सो क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वी ऑल्सो कंप्लीटेड आर मेजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन द लास्ट वीडियो जब हमने किया था, सो वी डिड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि हमने समझा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके क्या दो टाइप्स होते हैं और उसके बाद क्या फर्दर बाइफर्केशंस होते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज विजिट टू आवर प्रोफाइल एंड पहले वो वीडियो पढ़ लीजिए जिसमें कि हमने बहुत अच्छे से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया है। एंड आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ सो दैट आप आज की वीडियो से रिलेट कर सकें। हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें कि हम चेक करते हैं द अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है, किसी भी चीज़ का अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है एंड उसमें किस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है। इज इट इन अ फाइनाइट फॉर्म, इज इट इन अ इनफाइनाइट फॉर्म एंड काइंड ऑफ। इसके हमारे दो टाइप्स होते हैं, या तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज निकल के आती है वो डिस्क्रीट आती है या फिर वो कॉन्टिन्यूस आती है। सो वी ऑलरेडी नो डिस्क्रीट में क्या होता है, फाइनाइट नंबर होते हैं या फाइनाइटली अवेलेबल चांसेस होते हैं या आउटकम्स होते हैं जिनको हम काउंटेबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं। बट कॉन्टिन्यूस में इवन लार्ज वैल्यूज कम होती हैं, बट वी हैव इन बिटवीन द टू लार्ज वैल्यूज हमारी बहुत छोटी छोटी स्मॉल वैल्यूज लाई करती है। दैट मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस, राइट। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक हिस्टोग्राम बना रही हूँ। सो दिस कैन बिकम माई डिस्क्रीट, जिसमें कि मैं डिस्क्रीट लेवल पे मेरी चीज़ें जा रही हैं एंड आई कैन मेजर द थिंग्स विद एक्यूरेसी, राइट। मैं अगर कॉन्टिन्यूस की बात कर रही हूँ, माई सीरीज में बी कॉन्टिन्यूस लाइक दिस, ठीक है। सो आई कैन नॉट पुट वन एग्जैक्ट पॉइंट की चीज़ कहाँ पर शुरू हुई या कहाँ पर ख़त्म हुई, लाइक दैट, ठीक है। सो ये मेरी हो जाती है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सो लास्ट की सीरीज में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन के दो बाइफर्केशंस होते हैं एंड फर्दर द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू। सो हमने लास्ट की वीडियो में कवर किया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द फर्दर पार्ट ऑफ इट, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि हमारे दो आते हैं, दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट करते हैं हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इट्स जस्ट यू विल गेट टू नो दिस टर्म अगर मैच द फॉलोइंग में वो चीज़ आई है। दैट मीन्स वी फर्स्ट हिंट दैट वी गेट इज दैट वी नीड नॉट टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इज जस्ट the basic idea of the distribution is required and the most important distributions that we have already covered वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, जब हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि हम एक एक्स, जो हमारा x होता है उसको हम इन टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं, जो कि लार्ज यूनिट्स को स्मॉल यूनिट्स में मेंशन करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फ्रॉम नाउ द टाइम आई एम काउंटिंग जब अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, लॉन्ग बिजनेस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, उनको मैं सेकंड्स या मिनट्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो क्या है से कि वो बहुत जो भी उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, लॉन्ग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब मैं मिनट्स एंड सेकेंड्स में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो कांट आई से कि वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्टिन्यूस वे में जाएगा, राइट।
ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक मंथ को डिफाइन कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स। सो दिस इज हाउ आई वुड से कि एग्जांपल है जिसमें कि अगर डिस्क्रीट फॉर्म में करती हूँ, व्हाट आई विल से 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, राइट। मैं उसको डेज के फॉर्म में उसे कॉन्क्रीटली डिफाइन कर रही हूँ। बट अगर मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में उसे ले जा रही हूँ या फिर वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के टर्म्स में मैं अगर उसे डिफाइन करती हूँ, सो दैट में बिकम कि मैं उसको एलैबोरेट कर रही हूँ, उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, या फिर मैं एक्सपोनेंशियली उसे प्रेजेंट कर रही हूँ, मे बी इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरी चीज़ कि हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें हमारा आता है रोल ऑफ लैम्डा। सो इफ हमारी x जो है इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू whatever it is, ठीक है, I'll say m, you can say lambda also. So the formula will become lambda e to the power minus lambda into x, ठीक है। So I can write it in another way as well. So this is m into e to the power minus m upon into x. So this is my formula for exponential. Also जो इसमें मेरी mean and standard deviation होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। So this value of m, so this is simple. So the value of m is equals to 1 upon mu. So what is mu? Mu is equals to mean. And जो हमारा standard deviation होता है under exponential distribution वो exactly same होता है that of mean. So that means mu is equals to standard deviation. So I can say mean is equals to 1 upon mu square or 1 upon standard deviation square if I am calculating the variance. So what is variance? We have studied variance is the square of standard deviation, right? So we have studied here कि हमारा जो mean है that is equal to standard deviation. So मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा m is equals to 1 upon mu square and is equals to 1 upon standard deviation square, which is my variance. So from point of view exam and from point of view reading the exponential distribution, this was all, and this was enough because as I told you exponential distribution में से not such questions are asked. Most importantly that are mentioned in the syllabus are binomial distribution, normal distribution and Poisson distribution, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा normal distribution. Normal distribution हमारी second category of continuous डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि हमारा एक बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। सो अब हम इसको क्या कहते हैं? सो देयर आर टू नेम्स जिससे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जानते हैं। इज दैट फर्स्ट इज दिस इज सिमेट्रिकल एंड सेकेंड इज दिस बेल शेप्ड कर्व। सो फर्स्ट थिंग इज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है। व्हाट आई मीन बाय सिमेट्रिकल इज जो मेरा मिडिल लाइन है, आई वुड से दिस, जो मेरा मिडिल लाइन है दिस so at this point my mean is equals to median is equals to mode. So अब हमारा आता है पॉइंट बेसिक्स का। Like when we were studying measures of dispersion, I told you that one of the objectives measures of dispersion का क्या होता है, that it helps the statisticians for the further algebraic calculations. So ये है जैसे कि मान लीजिए हमने बेसिक्स पढ़ा, पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा एंड वो अब हमें हेल्प कर रहा है टू मेक द एप्लीकेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी लेटर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। सो हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है आई वुड से, और जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि उसमें हमारा मीन, मीडियन एंड मोड हमारे तीनों इक्वल होते हैं। अब इसका रीजन समझते हैं हाउ। सो आई टोल्ड यू जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? ना तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ना ही वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं स्क्यूनेस क्या होता है। जो जैसे मान लीजिए मेरा कई बार कर्व की शेप बनेगी ऐसी, ठीक है, कई बार मेरी कर्व की शेप बनेगी ऐसी, ठीक है। सो व्हाट इज माय, सो अगर या तो वो इस तरफ टेल्ड है या फिर वो इस तरफ टेल्ड है, सो मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा सिमेट्रिक कर्व है। सिमेट्रिक कर्व कब होगा? जब मेरा ये
बिल्कुल सिमेट्रिकल कर्व होगा, बेल शेप्ड कर्व होगा, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी जो होती है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट जो कर्व होता है हमारा वो बेल शेप्ड कर्व होता है, इन्वर्टेड यू होता है एंड सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने की वजह से ही हमारी प्रॉपर्टी निकल के आती है दैट मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। कैसे? मीन क्या होता है? मीन हमें बताता है एवरेज, ठीक है, मतलब एक आइडिया देता है हमें कि हमारी एंटायर ऑब्जर्वेशन या जो हमारी डेटा वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट हमारा पूरा डेटा रिवॉल्व करता है। तो जब हमारा कर्व सिमेट्रिकल है तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो डेटा वैल्यूज हैं वो हमारी इस पोर्शन में ज़्यादा लाई कर रही हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमने समझा था सेंट्रल टेंडेंसी जब हम पढ़ रहे थे कि मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है जब जो मिडल वैल्यू होती है, आई वुड से जो मिड वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन होता है। मिड वैल्यू क्या करता है? मिड वैल्यू मेरे कर्व को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। सो कैन आई से दैट दिस पोर्शन इज माई 0.5 एंड दिस पोर्शन इज माई 0.5, ये इतना पोर्शन एंड इतना पोर्शन, कैन आई से दैट? यस। सो जो हमारा मीडियन है वो हमें ये बताता है कि अगर मेरा कर्व ऐसे डिवाइड हो रहा है सो दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन, ठीक है। ओके, सो हमने ये देखा कि हमारा मीन एंड मीडियन इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ दिस मोड इज इक्वल टू मीन एंड मीडियन। ओके, मोड क्या होता है? जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था, मोड हमें हाईएस्ट वैल्यू के बारे में बताता है, वो वैल्यू जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। सो कैन आई से इन दिस कर्व ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, राइट, दिस इज द पीक्ड वैल्यू, जिसके बाद जो कर्व है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, राइट। सो यही रीजन है कि मेरा मोड इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, दूसरी प्रॉपर्टी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी आती है वो ये होता है द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। सो ये मेरी फर्स्ट हो गई। सेकेंड इज एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। सो जो भी मेरा एरिया है, आई वुड से ये पूरा, सो इसका कवरेज कितना है मेरा? इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मेरी आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी ये कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है एंड स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन जो होता है वो 0 होता है, 0, राइट। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है हमारा 1 अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आती है मेरी ये दो टर्म्स, मेरी स्क्यूनेस आती है और कुर्टोसिस आती है। पहले ये समझते हैं कि स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस होता क्या है। स्क्यूनेस बताता है मेरा कि मेरा अब सारे कर्व जो होते हैं हमारे, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, डेटा वैल्यूज के हम ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर वक्त हमारा एक सिमेट्रिक एंड परफेक्ट कर्व निकल के आए। जैसे कि मैंने अभी तक बताया था कि हमारा किसी भी तरीके से कर्व आ सकता है। हमारा कर्व ऐसे आ सकता है, हमारा कर्व ऐसे आ सकता है, राइट। हमारा पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली फॉर्म में भी हमारा कर्व आ सकता है। तो स्क्यूनेस मुझे क्या बताता है कि मेरा किस तरफ लीन्ड है मेरा ग्राफ, वो राइट की तरफ झुकाव है उसका या लेफ्ट की तरफ झुकाव है। अगर मेरी जो टेल है वो मान लीजिए वो मेरी राइट की तरफ जाती है, ये मेरा बन जाएगा पॉजिटिव स्क्यूनेस, और मेरी अगर टेल जो है वो लेफ्ट की तरफ जाती है तो ये मेरा बन जाएगा नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। सो स्क्यूनेस बताता है कि कर्व जो है नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है, वो एक सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है। बट हमने अभी पढ़ा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमेट्रिक कर्व्स, वो सिमेट्री में चलता है। इसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी निकल के आती है दैट मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, राइट। सो कैन आई से कि इस केस में मेरी जो ये स्क्यूनेस होती है वो 0 होती है। यस, आई कैन से दैट, क्यों? क्योंकि कर्व हमारा सिमेट्रिक होता है। सो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है कुर्टोसिस। कुर्टोसिस मेरा क्या बताता है? सो दिस इज वन ऑफ द PYQ, आई विल से। ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, अपीयर करा है हमारा कॉमर्स में ये क्वेश्चन।
स्क्यूनेस को हम पूरा तरीके से कवर करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, बट मैं अभी आपको आइडिया दे देती हूँ ताकि आप इस पॉइंट से क्लियर हो जाएं। सो कुर्टोसिस हमें बताता है पीकनेस। सो एक बात बताइए कि हमने ये देख लिया कि बेल शेप्ड कर्व है, हमने देख लिया कि वो राइट हैंड साइड लीन तो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लीन तो नहीं है, ये हमारा स्क्यूनेस बताता है। अब एक बताइए, कर्व की हाइट भी तो एक पैरामीटर हो सकता है जिससे कि हम कर्व की पोजीशन का पता चलाएं, राइट? जैसे मान लीजिए मेरा कर्व ऐसा हो सकता है, मेरा कर्व ऐसा हो सकता है, मेरा कर्व ऐसा भी हो सकता है। सो ये 3 कैटेगरी के कर्व आ गए मेरे पास, राइट? सो आई हैव दिस वेरी लॉन्ग टेल्ड, दिस इज लॉन्ग टेल्ड कर्व, ये है जो कि बहुत ज़्यादा पीक्ड है, ये है मेरा जो कि एक मिडिल हाइटेड है। सो कुर्टोसिस मुझे बताता है कि मेरा कर्व का शेप किस तरीके से, कितना ज़्यादा पीक्ड है वो, जिस हिसाब से मैं उसकी वैल्यू को अंदाज़ा लगा सकूं, राइट? सो कुर्टोसिस जो होता है, कुर्टोसिस की वैल्यूज जो होती हैं 2 टर्म्स में हम मेजर करते हैं, बीटा एंड गामा में। सो अगर हम बीटा फॉर्म में देख रहे हैं तो हमारी कुर्टोसिस की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और अगर हम इसे गामा फॉर्म में देख रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी होगी? 0। सिंपल। सो जैसे कि मैंने भी बताया कि हमें ये कुर्टोसिस जो है वो हमें पीकनेस बताता है। अगर हमारी पीकनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल रहेगी, तो हमारा केस क्या रहेगा? जैसे मैंने बताया हम 2 टर्म्स में उसे मेजर करते हैं, बीटा में एंड गामा में। अगर हमारी बीटा में हम देख रहे हैं तो इक्वल्स टू 3 होगी, और अगर हम उसे गामा में देख रहे हैं तो वो इज इक्वल्स टू 0 होगी। ऑल राइट, अब हम आते हैं थर्ड पैरामीटर पर, ठीक है? थर्ड पैरामीटर पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक करते हैं और उस हिसाब से हम वैल्यूज का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है? अब ये समझते हैं कि व्हाट आई मीन बाय दिस, कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से इस चीज़ का अंदाजा लगाते हैं कि हमारा डेटा किस हिसाब से डिस्पर्स्ड है, किस हिसाब से डेविएटेड है, आई विल से, ठीक है? सो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस साइड है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ जानी थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है। मुझे ये बताता है कि एक कर्व के अंदर मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू इस चीज़ का आइडिया देता है कि मेरी मेन वैल्यू से जो डेटा वैल्यूज है कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, कितनी ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है? सो अब हम समझते हैं, जितना ज़्यादा कम, मतलब जितना स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज एंड डेटा वैल्यूज मेरी मीन के इर्द गिर्द घूमेंगी। कहने का मेरा क्या मतलब है, ये है मेरा 1 एंड -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसमें मेरी कितनी आ रही है? 60% ऑफ डेटा वैल्यूज जो है मेरी मीन वैल्यू के इर्द गिर्द हैं। कहने का मतलब है इतने पोर्शन में है वो, आई विल से इतने पोर्शन में है, मतलब कि बिटवीन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? सो आई विल रिपीट दिस पॉइंट, जितना ज़्यादा कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा जो हमारी वैल्यूज़ हैं, डेटा वैल्यूज़ हैं, मीन के इर्द गिर्द होंगी, मतलब कि वो मीन के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, राइट? जितना ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता जाएगा, कहने का मतलब क्या है, डेटा वैल्यूज़ उतनी ही ज़्यादा स्कैटर होती जाएंगी। समझते हैं दूसरे पॉइंट से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मेरा कितना बन जाता है? अब उसमें 95% डेटा वैल्यूज जो हैं वो इतने उसमें आती हैं। अब मेरा कवरेज भी तो बढ़ गया, कवरेज मेरा पहले सिर्फ इतना था, अब मेरा कवरेज कितना हो गया? इट हैज बिकम ये पोर्शन भी आ गया मेरा, दिस पोर्शन, आई विल से ये एंड ये, ठीक है? सो कितना मेरा कवरेज आ रहा है? सो इट इज सेइंग कि मेरा 2 से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95% डेटा वैल्यूज जो है मेरी वो मीन के आसपास है, मीन के पास स्कैटर्ड है। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ कि -3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना परसेंट? 99.7% ऑफ डेटा वैल्यूज जो है मेरे मीन के इर्द गिर्द हैं, बट मेरा एरिया भी तो बढ़ गया। सो इट विल टेक द एंटायर फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? ये पॉइंट क्लियर है?
सो ये सारी थी हमारी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, हमारी आई वुड से ऑल द प्रॉपर्टीज इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमें समझनी थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल पार्ट है। सो एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था ये जो कर्व होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है, एक बेल शेप्ड कर्व होता है। इसमें हमारा सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है तो हमारा मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं ऑल थ्री। क्यों? बिकॉज मैंने बताया मीडियन क्या होता है, जो कि हमारे ग्राफ को, कर्व को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, मिड वैल्यू होता है, मोड जो होता है हाईएस्ट वैल्यू होता है और वहीं से मेरा ग्राफ कट हो रहा है, और मीन जो होता है वो एक एवरेज वैल्यू बताता है जिसके इर्द गिर्द एंटायर डेटा वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन लाई करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितना भी एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो वो हमारा 1 होता है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी मेरी क्या होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो मीन होता है दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड मेरा स्टैंडर्ड डिवीएशन जो होता है वो होता है 1। उसके बाद हमने जाना स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस क्या होता है। स्क्यूनेस होता है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि मेरा जो कर्व है नॉन सिमेट्रिक अगर वो है सो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली, कहने का मतलब किस तरफ झुकाव ज़्यादा है उसका टेल किस तरह ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। इस केस में हमारे जो कर्व होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन सिमेट्रिक होते हैं इस केस में, इसीलिए हमारा स्क्यूनेस जो है वो 0 हो जाता है। कुर्टोसिस में हमने जाना था, कुर्टोसिस हमें बताता है पीकनेस, मतलब हाइट कितनी है कर्व की, राइट। ये हमें पीकनेस के बारे में बताता है जिसको हम 2 टर्म्स में मेजर करते हैं। अगर हमारा बीटा वैल्यू में हम देख रहे हैं तो हमारा वैल्यू कुर्टोसिस का होगा 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और अगर हम गामा वैल्यूज में हम देख रहे हैं तो हमारा कुर्टोसिस का वैल्यू होगा 0। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमने ये देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा वैल्यूज हमारी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगी टुवर्ड्स और अगेंस्ट मीन, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए ये मेरा मीन है, ठीक है। सो मैंने देखा अगर मेरी 1 से -1 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज होती हैं सो मेरा 68% डेटा वैल्यूज जो होंगी वो मेरी लाई करेंगी सिर्फ इतने पोर्शन में, सिर्फ इतने पोर्शन में, बाकी इधर उधर स्कैटर्ड होंगी थोड़ी बहुत, इतने पोर्शन में मेरी 68% वैल्यूज लाई करेंगी। उसके बाद मेरा आता है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें बताता है कि 95% डेटा वैल्यूज मेरे इतने पोर्शन में लाई करेंगी, इतने। सो आई विल कलर दिस, वो इतने पोर्शन में लाई करेगी, यहाँ से लेकर this complete area it will cover from 2 to -2, right। so 95% वैल्यूज जो है मेरी वो ऑफ कोर्स वो मीन के इर्द गिर्द रहेगी बट उसका कवरेज इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद मेरा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें मेरा इतना एरिया और बढ़ जाएगा। इट विल टेक दिस पोर्शन ऑल्सो, जिसमें कि मेरी 95% ऑफ द डेटा वैल्यूज विल बी कवर्ड, right। So this is all from the normal distribution and exponential distribution. They are the part of the continuous random variable or continuous distribution. ये दोनों जो पार्ट थे हमारे, जो हमने पढ़े डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसे आप प्लीज़ एक बार और रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एनटीए में आते हैं दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलरली। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली हमारे स्क्यूनेस क्या होते हैं, कुर्टोसिस क्या होते हैं, एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियोस एंड स्टे कनेक्टेड टू अभियान IAS Academy. Thank you so much.